हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के बारे में, और आज अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपना यूरिनरी सिस्टम से, वो है यूरिनरी रिटेंशन। तो लास्ट डिस्कस था कि कैसे पर्सन यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो रहा है, बार बार उसको यूरिन पास हो रहा है उसके बारे में। लेकिन आज अपन डिस्कस करेंगे कि पेशेंट जो है वो अनेबल टू पास द यूरिनरी रिटेंशन। तो बात करें अपन इसकी कि क्या होता है यूरिनरी रिटेंशन। तो यूरिनरी रिटेंशन की बात करें तो पर्सन जो यूरिन पास नहीं कर पा रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, अनेबल टू पास यूरिन कंप्लीटली आफ्टर वॉइडिंग। यूरिनरी रिटेंशन क्या होगा, अनेबल टू पास कंप्लीट यूरिन आफ्टर वॉइडिंग। वॉइडिंग मीन्स यूरिन पास करना के जो प्रोसेस है उसको अपन बोलते हैं वॉइडिंग। तो जो भी पर्सन अटेम्प्ट कर रहा है वॉइडिंग करने का, उसके बाद भी अगर पर्सन यूरिन को पास नहीं कर पा रहा है, अनेबल है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, यूरिनरी रिटेंशन। यहाँ पे अपन बात करें यूरिनरी रिटेंशन के अंदर, तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस है जो हमें ध्यान रखनी है। जैसे एक हेल्दी पर्सन है, उसमें कितना यूरिन पर्सन पास नहीं करेगा या आपका जो रेजिडुअल वॉल्यूम है रह जाएगा, तो उसको अपन यूरिनरी रिटेंशन में काउंट करेंगे। या फिर कितना अमाउंट नॉर्मल होता है, वो सारी चीजें अपन इसमें ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई हेल्दी एडल्ट पर्सन है, अ हेल्दी एडल्ट, इसकी एज 60 ईयर्स और लेस, किसी भी पर्सन की एज अगर 60 साल या उससे कम है, तो उस पर्सन का जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है वो रहता है 0। यानी पर्सन वॉइडिंग करने के बाद उसका ब्लेडर पूरी तरह से क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, उसके अंदर किसी भी तरह का अमाउंट बचा हुआ नहीं रहेगा। तो हेल्दी एडल्ट एज 60 ईयर और लेस हैज no residual volume in bladder। ब्लेडर में किसी भी तरह का कोई भी यूरिन रिमेनिंग नहीं रहेगा अगर किसी पर्सन की एज 60 साल या उससे कम है। तो ऐसा पर्सन जिसकी एज 60 से कम है लेकिन फिर भी उसके ब्लेडर में क्या हो रहा है, रेजिडुअल वॉल्यूम बच रहा है, तो वो किस कंडीशन में आएगा, यूरिनरी रिटेंशन। बात करें कि एक जो हेल्दी एडल्ट है, हेल्दी एडल्ट जिसकी एज क्या है, 60 से ज्यादा है, एडल्ट हेल्दी एडल्ट एज मोर देन 60 years is around 50 to 100 ml of residual volume। तो अगर किसी पर्सन की एज 60 साल या उससे 60 साल से ज्यादा है, तो उसका रेजिडुअल वॉल्यूम आपको कितना मिलेगा, अराउंड 50 to 100 ml यूरिन उसके ब्लडर में प्रेजेंट रहेगा आफ्टर वॉइडिंग। यूरिन पास करने के बाद भी उसको कितना यूरिन मिल सकता है, आपको 50 से 100 ml उस पर्सन में रहेगा। लेकिन अगर 60 साल से कम है तो उसके अंदर किसी भी टाइप का कोई भी रेजिडुअल वॉल्यूम आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अपन बात करें कि अगर पर्सन ने लंबे टाइम तक यूरिनरी रिटेंशन रहा, क्रॉनिक रिटेंशन रहता है, तो उसकी वजह से जब अपन ने जो इनकॉन्टिनेंस पढ़ा था, तो वहां पे एक इनकॉन्टिनेंस था, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। जब लॉन्ग टाइम तक क्रॉनिक अगर पर्सन का यूरिनरी रिटेंशन रहेगा, क्रॉनिक यूरिनरी रिटेंशन may lead to chronic urinary retention may lead to overflow incontinence। अगर पर्सन ने लंबे टाइम तक यूरिनरी रिटेंशन रहा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लेडर की मसल्स है, ये आपका पियर्स से ब्लेडर,
जब इसके अंदर लॉन्ग टाइम तक एक्स्ट्रा अमाउंट फिल्डेड रहेगा, यूरिन पास नहीं करेगा, तो ये मसल्स क्या होगी, ब्लैडर की वॉल है वो स्ट्रेच हो जाएगी और ब्लैडर इस तरह से फिल्ड ऐसे रहेगा, स्ट्रेच हो जाएगा। और इन मसल्स में स्ट्रेच होने की वजह से जब पर्सन यूरिन पास करेगा तो ये कंप्लीटली पूरी तरह से उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी और इसके अंदर यूरिन क्या रह जाएगा, अंदर बचा हुआ रह जाएगा। और उसकी वजह से लेटर ऑन बाद में क्या देखने को मिलेगा आपको, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। पर्सन को बाद में क्या होगा, बार बार यूरिन थोड़ा थोड़ा ड्रिबलिंग होता रहेगा ओवरफ्लो की वजह से, तो इसको अपन बोलते हैं ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। तो ये कुछ चीजें ध्यान रखनी है। उसके बाद अपन बात करें रिस्क फैक्टर, कौन कौन से ऐसे पेशेंट होते हैं जिनमें ये कंडीशन देखने को, आपको यूरिनरी रिटेंशन वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। रिस्क फैक्टर की बात करें, रिस्क फैक्टर में ऐसे पेशेंट आएंगे, रिस्क फैक्टर कुछ कंडीशंस होती है, जैसे फर्स्ट अपन बात करें पोस्ट ऑफ पेशेंट। पोस्ट ऑफ पेशेंट के अंदर आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी, क्योंकि पोस्ट ऑफ ड्यूरिंग सर्जरी पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया है, उसकी मसल्स वीक रहती है, तो ब्लैडर पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है उस तरफ से जैसे नॉर्मल था, तो उसकी वजह से पेशेंट को क्या हो सकता है, मे बी यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है। तो पोस्ट ऑफ पेशेंट के अंदर रिस्क फैक्टर रहता है। और इसके अंदर भी स्पेसिफिकली अगर पेरिनियल या एनाल सर्जरी हुई है, पेरिनियल या फिर एनाल सर्जरी अगर परफॉर्म करी है, तो उन पेशेंट में आपको ये और ज्यादा देखने को मिलेगा। उसके अलावा अपन बात करें जनरल एनेस्थीसिया, पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया है, जनरल एनेस्थीसिया देने से मसल रिलैक्स हो जाएगी, पर्सन का जो एबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट वाली वो कम हो जाएगी और उसकी वजह से पेशेंट को यूरिन पास नहीं होगा। और अगर आपने नर्व ब्लॉक कर दिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया है, स्पाइनल एनेस्थीसिया, तो इस कंडीशन में भी आपको क्या देखने को मिलेगा, यूरिनरी रिटेंशन। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स इन पेशेंट में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। उसके अलावा कुछ और कोज हो सकते हैं, जैसे डायबिटीज मेलाइटस, डीएम, इसके अंदर भी आपको यूरिनरी रिटेंशन देखने को मिल सकता है। कोज की बात करें और क्या कोज हो सकते हैं, कोज, तो कोज के अंदर प्रोस्थेटिक एनलार्जमेंट, ऑलरेडी जब अपन ने एनाटॉमी पोर्शन पढ़ा था तो वहां अपन ने देखा था कि प्रोस्थेटिक यूरिथ्रा होता है। यूरिथ्रा के 3 पार्ट अपन ने डिवाइड किए थे। पहला पार्ट जहां पे प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है, प्रोस्थेटिक यूरिथ्रा, सेकंड पार्ट जहां पेरिनियल मसल्स पाई जाती है और थर्ड पार्ट जहां पे पेनिस पाया जाता है। तो जो फर्स्ट पार्ट जब आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड है, अगर ये एनलार्जमेंट होती है तो जो आपका यूरिथ्रा है वो क्या हो जाएगा, नेरो हो जाएगा और उसकी वजह से पेशेंट यूरिन प्रॉपर्ली पास नहीं कर पाएगा। तो प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट हो गया, उसकी वजह से पेशेंट को क्या हो सकता है, मे भी पॉसिबल है कि पेशेंट को क्या हो जाए, यूरिनरी रिटेंशन हो जाए। सेकंड अपन बात करें यूरिथ्रल पैथोलॉजी, यूरिथ्रल पैथोलॉजी, यूरिथ्रल पैथोलॉजी जैसे इसके अंदर यूरिथ्रा में कोई ट्रॉमा हो गया, मे बी कोई इन्फेक्शन, मे बी कोई ट्यूमर, तो ये सारी चीजें क्या करेगी, पेशेंट को ऑफसेट करेगी और उसकी वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट को यूरिनरी रिटेंशन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा पेल्विक इंजरी हो गई, पेल्विक इंजरी, पेल्विक रीजन में अगर इंजरी होगी तो उसकी वजह से यूरिथ्रल इंजरी हो सकती है और पेशेंट को क्या हो सकता है, आपका यूरिनरी रिटेंशन देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अपन बात करें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाए, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर किसी भी टाइप का कोई ट्रॉमा हो सकता है जिसके अंदर आपका नर्व सप्लाई बंद हो जाए, पेशेंट की स्पाइनल इंजरी हो गई, या फिर और अपन बात करें तो ऊपर ब्रेन कोई ट्यूमर हो जाए, इस टाइप की कंडीशन, तो वो सारी कंडीशन क्या कर सकती है, पेशेंट को यूरिनरी रिटेंशन कोज कर सकती है। नेक्स्ट अपन बात करें इसके अंदर एक सीवी हो सकता है, स्ट्रोक, सीवी हो गया या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई। उसके अलावा एक कंडीशन होती है प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अंदर भी आपको क्या देखने को मिल सकता है, यूरिनरी रिटेंशन, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो आपका यूट्रस है वो एनलार्ज होता है, साइज में इंक्रीज होता है, उसकी वजह से ब्लैडर को पूरी तरह से स्पेस नहीं मिल पाता, ब्लैडर के ऊपर प्रेशर पड़ता है और उसकी वजह से पर्सन प्रॉपर यूरिन पास नहीं कर पाता है। तो उसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी आपको क्या देखने को मिल सकता है, यूरिनरी रिटेंशन वाली कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ कोज है। इसके अंदर
एक और कोड जो अपन ने पढ़ा था कि जब किसी पेशेंट को अपन यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के लिए ट्रीट कर रहे हैं स्फिंक्टर को टाइट करने के लिए, वो सारी ड्रग्स जो स्फिंक्टर को टाइट कर रही है, अगर उनका ओवर यूज किया तो उसकी वजह से पेशेंट को क्या हो सकता है, मे बी यूरिनरी रिटेंशन भी हो सकता है। तो एक और कोड हो सकता है इसमें ड्रग्स, और क्या हो सकता है, ड्रग्स। ड्रग्स के अंदर आपका एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग फॉर एग्जांपल एट्रोपिन, या फिर आपका टीसीए ड्रग, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ये सब क्या करती है, ब्लैडर का जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको कम कर देगी, और ब्लैडर जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो आपके स्फिंक्टर पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, और स्फिंक्टर पे प्रेशर नहीं होगा तो पेशेंट को यूरिन का अर्ज नहीं होगा, और आपका यूरिनरी रिटेंशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे हो गए इसके कोज। नेक्स्ट अपन बात करेंगे हम इसको कैसे असेस करेंगे, कैसे इसका डायग्नोसिस करेंगे, असेसमेंट एंड डायग्नोसिस। असेसमेंट एंड डायग्नोसिस। असेसमेंट एंड डायग्नोसिस में आपको पर्सन से कुछ क्वेश्चंस पूछना है। जैसे पहला पूछना है कि लास्ट अवॉइडिंग टाइम एंड अमाउंट। हमें पर्सन से पूछना है कि आपने लास्ट कितने बजे अवॉइड किया था, कितने बजे बाथरूम पास किया, और कितना अमाउंट में यूरिन पास हुआ था। वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी पड़ेगी, उससे अपन आइडिया लगा सकते हैं। दूसरा पूछना है कि स्मॉल अमाउंट में बहुत लंबे टाइम से जो है फ्रीक्वेंटली यूरिन पास कर रहा है क्या पेशेंट, स्मॉल अमाउंट यूरिन पासिंग फ्रीक्वेंटली पर्सन स्मॉल अमाउंट यूरिन पास तो नहीं कर रहा है, हमेशा वो थोड़ा थोड़ा यूरिन पास करता है क्या, उसका जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो ज्यादा रहता है क्या, तो हमें यूरिन के लिए उससे पर्सन से पूछना है। उसके अलावा आप पर्सन से पूछ लें कि ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन तो नहीं है, बार बार यूरिन इनवॉलंटरी पास तो नहीं हुआ, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन तो नहीं प्रेजेंट है। उसके अलावा हम असेस कर सकते हैं कि पेशेंट को जो आपका प्यूबिक एरिया है, प्यूबिक उस एरिया में किसी टाइप का कोई सुप्रा प्यूबिक रीजन में या प्यूबिक एरिया में पेन तो नहीं रहता है, एब्डोमिनल पेन, लोअर एब्डोमिनल पेन, लोअर एब्डोमिनल पेन, आपके लोअर एब्डोमेन में पेन वाली कंडीशन देखने को तो नहीं मिलती है, तो ऐसा अपन पेशेंट से असेस कर सकते हैं। उसके अलावा हम पूछ सकते हैं पेल्विक रीजन में, पेल्विक एरिया में स्वेलिंग तो नहीं है, अगर स्वेलिंग है तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है, ब्लैडर ओवर डिस्टेंडेड हो रहा है, और उसकी वजह से आपको क्या फील होगा, स्वेलिंग होगा। तो लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है, इट मींस ब्लैडर स्ट्रेच हो रखा है। अगर पेल्विक एरिया स्ट्रेच स्वेलिंग हो रखी है तो वहां पे भी क्या है, आपका जो ब्लैडर है वो क्या हो रखा है, ओवर डिस्टेंडेड हो रखा है, ओवर फिल्डेड है, और पेशेंट को क्या हो सकता है, यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। उसके अलावा जब अपन किसी केविटी जो फ्लूइड फिल्डेड होती है, फ्लूइड फिल्डेड कोई केविटी जिसमें पानी या फ्लूइड भरा हुआ है, उसको जब अपन टेप करते हैं परकशन के दौरान, तो वहां पे डल साउंड सुनाई देती है। तो अगर आप ब्लैडर वाले एरिया पे टेप करेंगे और अगर आपको डलनेस वाली फीलिंग आ रही, साउंड आ रही है, तो इट मींस क्या है, ब्लैडर किससे भरा हुआ, यूरिन से भरा हुआ, पेशेंट यूरिन पास नहीं कर पा रहा है। तो डलनेस साउंड एट पेल्विक रीजन, तो वो किसको इंडिकेट करेगा, ब्लैडर क्या है, फिल्डेड है, फुल है। अगर ब्लैडर पर्सन यूरिन पास नहीं कर पा रहा, ब्लैडर स्ट्रेच है, पेशेंट को पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो रखी है, तो उसकी वजह से पेशेंट क्या रहेगा, रेस्टलेस रहेगा, एजिटेशन रहेगा। तो उससे पूछना है कि आपको इस टाइप के कोई सिम्टम्स तो नहीं रहते हैं, रेस्टलेस और एजिटेशन तो नहीं रहता है, रेस्टलेस एजिटेशन। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड के थ्रू पर्सन का रेजिडुअल वॉल्यूम चेक कर सकते हैं। अपन पेशेंट में क्या कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ रेजिडुअल वॉल्यूम क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं बाई अल्ट्रासाउंड। अमाउंट ऑफ रेजिडुअल वॉल्यूम, अगर पेशेंट का रेजिडुअल वॉल्यूम
100 ml से कम है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर मोर देन 100 ml है, 100 ml है या मोर देन पर्सन को क्या है 100 ml से मोर देन 100 ml है, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को कैथेटर डालना पड़ेगा, कैथेटराइजेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, और कैथेटराइजेशन करने के बाद हम पेशेंट को उन सिम्टम से रिलीफ दिला सकते हैं। तो हमें रेजिडुअल अमाउंट देखना है कि मोर देन 100 ml तो नहीं है, 100 ml से ज़्यादा है तो हमें क्या करना है, पेशेंट को कैथेटराइज करना है। उसके अलावा हमें असिस्ट करना है किसी टाइप का कोई हेमेचूरिया या कोई पस पायूरिया इन्फेक्शन, इस टाइप की कोई कंडीशन तो प्रेजेंट नहीं है, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, वो सारा हम असेस करेंगे। और ये ऑलरेडी अपन ने यूरिन का जो एनालिसिस पढ़ा था, यूरिन एनालिसिस, वहाँ अपन ने देखा था वेरियस कलर्स, तो हेमेचूरिया पायूरिया जो भी कंडीशन प्रेजेंट है वो हम वहाँ पे देखेंगे, असेस करेंगे पेशेंट का, और इससे हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को यूरिनरी रिटेंशन हो रखा है या नहीं हो रखा है। जब असेसमेंट होने के बाद, जब असेसमेंट कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि अगर पेशेंट को कंटिन्यूसली यूरिनरी रिटेंशन रहता है तो उसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन ऑफ यूरिनरी रिटेंशन, कॉम्प्लिकेशन की बात करें, जब आपका यूरिन जो है, एक यूरिन जो है वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट को लेके बाहर बॉडी से जाता है, और वो वेस्ट प्रोडक्ट अगर ब्लीडर में फिल्डेड रहेंगे लंबे टाइम तक, क्रोनिक अगर यूरिनरी रिटेंशन रहता है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट को क्रॉनिक इन्फेक्शन हो सकता है। पेशेंट को क्या देखने को मिल सकता है, क्रॉनिक इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है आपको। मे बी पेशेंट को जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिक एसिड वो सारे बाहर नहीं जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या फॉर्मेशन हो सकता है, स्टोन बन सकता है, स्टोन फॉर्मेशन। स्टोन फॉर्मेशन के अलावा पेशेंट को पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है, पाइलोनेफ्राइटिस। और अगर फिर भी आपने ट्रीट नहीं किया तो जो आपका जो सिस्टम है, जैसे ये ब्लेडर से आपके यूरेटर, और यूरेटर जो जा रहा है आपकी बहुत किडनी में, तो ये आपकी किडनी दोनों साइड में। तो जब अपन पेशेंट को ट्रीट नहीं करेंगे प्रॉपरली, तो जो प्रेशर है यहाँ से आपने इंक्रीज, फ्लूइड फिल्टेड हो गया, यहाँ से प्रेशर इंक्रीज होता होता बैकवर्ड जाएगा, इधर से भी इधर जाएगा, और ये प्रेशर किस में पहुंचेगा, किडनी के अंदर। और किडनी के अंदर भी क्या कर सकता है, किडनी डिसफंक्शन। तो हमें बाद में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, अगर क्रॉनिक रहा तो किडनी डिसफंक्शन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए हमें पेशेंट को अर्ली यूरिनरी रिटेंशन को ट्रीट करना है, और पेशेंट को इन सारे कॉम्प्लिकेशन से हमें बचाना है। नेक्स्ट अपन बात करें मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट है वो है नर्सिंग मैनेजमेंट। यहाँ पे सर्जिकल और मेडिकल मैनेजमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यूरिनरी रिटेंशन में नर्सिंग मैनेजमेंट। तो बात करें नर्सिंग मैनेजमेंट की, नर्सिंग मैनेजमेंट में हमें क्या करना है, प्रमोट करना है यूरिनरी जो रिटेंशन हो रखा है उसको, यूरिन को एलिमिनेट करने के लिए पेशेंट को क्या करना है, प्रमोट करना है। तो प्रमोटिंग नॉर्मल यूरिन एलिमिनेशन। अगर पेशेंट को लंबे टाइम से यूरिन रिटेंशन हो रखा है तो हमें अगर पेशेंट को हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको नॉर्मली पहले उस कोशिश करेंगे, कुछ मेथड्स यूज कर सकते हैं अपन जो साइकोलॉजिकल होते हैं, साइकोलॉजी ट्रीट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट पॉसिबल है, इफ पॉसिबल अगर अलाउड है, अपन पेशेंट को सहारा देके या पेशेंट को असिस्ट करके, अगर अपन डॉक्टर अलाउ कर रहा है तो हम उसको असिस्ट करके बेड के ऊपर बेड पार ना देके कहाँ ले जा सकते हैं, बाथरूम ले जा सकते हैं, ताकि उसके लिए क्या हो जाए, थोड़ा इजी हो जाए। मे भी हो सकता है वो बेड पे पास ना करके बाथरूम में यूरिन पास कर दे, तो वो मेजर यूज कर सकते हैं। असिस्ट द पेशेंट फॉर बाथरूम इंसिस्ट ऑफ बेड पान। आप बेड पान देने की बजाय क्या कर सकते हैं, अगर अलाउड है, अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम, अगर आपके पेशेंट को स्टैंडिंग पोजीशन लाने से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को बाथरूम ले जा सकते हैं कंपेयर टू बेड पान देने से। अगर मेल पेशेंट है
आप उसको ज़्यादा मूव नहीं करवा सकते, आप बेड पानी दे सकते हैं, उसको वॉशरूम में ले जा सकते हैं, और मेल पेशेंट है तो हम कोशिश कर सकते हैं कि पेशेंट को बेड साइड पे क्या कर सकते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में रख सकते हैं। फॉर मेल स्टैंडिंग पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन ड्यूरिंग बेड पान। आप बेड पान दे रहे हो उस टाइम क्या कर सकते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन रख सकते हैं, क्योंकि एक स्टैंडिंग पोजीशन क्या है, ये स्टैंडिंग पोजीशन एक नेचुरल पोजीशन है, नेचुरल मेल के लिए नेचुरल पोजीशन है। इससे उनको कंफर्टेबल ज़्यादा फील होगा, और मे बी यूरिन रिटेंशन की वजह से जो आपका यूरिन नहीं आ रहा है वो क्या हो सकता है, पेशेंट यूरिन इजीली पास कर सकता है। उसके अलावा कुछ और मेजर अपन कर सकते हैं, जैसे हॉट एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। हॉट एप्लीकेशन, हॉट एप्लीकेशन में अपन हॉट वाटर बॉटल जो है वो अपन जो एब्डोम लोअर एब्डोमेन है उसके ऊपर हॉट वाटर अप्लाई करेंगे, और हॉट एप्लीकेशन अप्लाई करने से क्या होगा, जो आपका स्फिंक्टर है वो क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, रिलैक्स ऑफ स्फिंक्टर। और जब स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट इजीली यूरिन पास कर सकता है। तो हॉट वाटर एप्लीकेशन दे सकते हैं आपका जो स्फिंक्टर्स है उनको रिलैक्स करने के लिए। उसके अलावा हम पेशेंट को हॉट टी दे सकते हैं। टी की बात करें तो गर्म होगा तो उसकी वजह से स्फिंक्टर रिलैक्स होगा, और मे बी जो टी है वो क्या करता है, ब्लडर को इरिटेट करता है, और उसकी वजह से पेशेंट को यूरिन वाली, नॉर्मली पेशेंट को भी अगर टी पीने से यूरिन पास अर्ज होती है तो मे बी पॉसिबल है कि रिटेंशन वाले पेशेंट को भी जो ब्लडर है वो इरिटेट होगा और ब्लडर कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और उसकी वजह से पेशेंट क्या कर सकता है, यूरिन पास कर सकता है हॉट टी प्रोवाइड कराने से। उसके अलावा हम कर सकते हैं स्ट्रोकिंग, स्ट्रोकिंग एट लोअर एब्डोमेन या फिर इनर थाई। इनर थाई और जो लोअर एब्डोमेन है उस पर थोड़ा थप थप स्ट्रोकिंग करने से मे भी पॉसिबल है पेशेंट को सेंसेशन आ जाए, और उससे क्या कर सकता है, वो यूरिन पास कर सकता है। तो ये सारा मेजर हम क्या कर सकते हैं, एज ए नर्सिंग मेजर के उसमें हम पेशेंट को अप्लाई कर सकते हैं, और उससे मे भी पेशेंट को क्या हो सकता है, यूरिनरी जो रिटेंशन होगा वो ट्रीट हो सकता है। अगर ये सारा मेजर करने के बाद भी पेशेंट यूरिन पास नहीं करता है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, तो नेक्स्ट प्रोसेस है उस पर जाना है, प्रोमोटिंग यूरिन एलिमिनेशन। हमें क्या करना है, यूरिन को एलिमिनेट करने के लिए प्रमोट करना, और उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर लास्ट एक ही मेजर है वो है प्रमोट यूरिन एलिमिनेशन। यूरिन को एलिमिनेशन करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रमोट यूरिन एलिमिनेशन। और जब सारे मेजर आपके फेल हो जाए, जब कोई भी मेथड से पेशेंट यूरिन पास नहीं करता है, तो एट लास्ट हमें कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को क्या करना है, कैथेटराइजेशन करना है। कैथेटराइजेशन हम परफॉर्म करेंगे, कैथेटर पेशेंट को इंसर्ट करेंगे एज पर डॉक्टर ऑर्डर, और कैथेटर से हम पेशेंट को जो सिम्टम्स है उससे क्या कराएंगे, रिलीव कराएंगे। अगर पेशेंट का प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है, प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट है, और प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट वाली कंडीशन में हम पेशेंट को फॉलिज डालने में सक्सेस नहीं हो पाते हैं, पेशेंट को फॉलिज नहीं डाल पाते हैं, और उस कंडीशन में जो पेशेंट का यूरिनरी रिटेंशन है उसको प्रिवेंट करने, उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट वाली कंडीशन में हम सुप्राप्यूबिक कैथेटर इंसर्ट करेंगे। सुप्राप्यूबिक जो प्यूबिक रीजन है उसके जस्ट ऊपर हम क्या करेंगे, एक ट्रोकार डाल के उसके थ्रू ब्लेडर में डायरेक्टली हम एक कैथेटर इंसर्ट करेंगे और उसको वहाँ फिक्स कर देंगे। तो वो कैथेटर हम कब करेंगे, जब प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट है और हम इंडवेलिंग कैथेटर इंसर्ट नहीं कर पा रहे थ्रू यूरिथ्रा, तो हम किसके थ्रू जाएंगे, सुप्राप्यूबिक एरिया के थ्रू कैथेटर इंसर्ट करेंगे। तो इसके थ्रू हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं, यूरिनरी रिटेंशन से इजीली रिलीव उसके सिम्टम को दिला सकते हैं। तो ये था यूरिनरी रिटेंशन के बारे में। फर्स्ट अपन ने देखा था यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, सेकंड था यूरिनरी रिटेंशन, और इन दोनों ही कंडीशन में जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है कैथेटराइजेशन। कैथेटराइजेशन के बारे में जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अपन बात करेंगे, कैसे हम किस टाइप से कैथेटराइजेशन कर सकते हैं, क्या क्या उसमें हमें ध्यान रखना होता है, क्या क्या उसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, कितने दिन तक हमें कैथेटर रखना होता है, कब हम निकाल सकते हैं, सुप्राप्यूबिक कब कितने दिन में रख सकते हैं, वो सारा हम नेक्स्ट वीडियो में कैथेटराइजेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।